नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट सेकंड के शिक्षण प्रतिमान के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान किसी चीज़ की संरचना होती है। जब हम कक्षा में किसी चीज़ को, वास्तविक जो चीज़ है उसको कक्षा में नहीं ला पाते, तो उसको पढ़ाने के लिए उसको जब प्रतिरूप का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ उसका प्रतिरूप क्लास में कक्षा में लाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो मॉडल को हम तीन अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। तीन अर्थ इसके कौन कौन से होते हैं? तो सबसे एक चीज़ इसके अंतर्गत आती है, प्रथम रूप होता है दृश्य सर्वे सामग्री। तो दृश्य सर्वे सामग्री क्या होती है? दृश्य सर्वे सामग्री वो चीज़ होती है जब हमारे शिक्षण को सहायक बनाती है। जब कक्षा में हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जब टॉपिक पढ़ाते समय हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे हमने ताजमहल का टॉपिक आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ताजमहल हम कक्षा में ला तो नहीं सकते, परंतु उसका प्रतिरूप, उसका मॉडल, उसको हम बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं और उस चीज़ के बारे में समझा सकते हैं कि ये ताजमहल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वो दृश्य सर्वे सामग्री भी मॉडल के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। दूसरी रूप में हम इसको आदर्श के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। आदर्श के रूप में कैसे प्रयुक्त? जब किसी के विचार, आचरण, अच्छाइयों को जब हम अपने व्यवहार में डालते हैं तो एक आदर्श के रूप में होता है। तो जैसे कि कोई कक्षा में हमें अध्यापक ऐसा अच्छा पढ़ाता है कि हम उसके आदर्शों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रतिरूप का कार्य करता है। हम सोचते हैं कि भविष्य में मैं भी जब शिक्षक बनूंगा तो उन जैसा ही बनूंगा, तो वह क्या कहलाएगा? हमारे लिए एक प्रतिमान कहलाएगा, क्योंकि उसकी हम अच्छाइयों को अपने जीवन में ढाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रतिमान कहलाएगा। और तीसरे अर्थ में प्रतिमान का उपयोग किसी कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में उसका जब प्रयोग किया जाता है तो वो भी प्रतिमान कहलाता है। निर्देशक सिद्धांत के किसी रूप में, जैसे हम कोई बिल्डिंग, भवन निर्माण करते हैं, कोई पुल निर्माण करते हैं, किसी भी प्रकार का जब कार्य करते हैं तो उसको तैयार करने से पहले हम उसका क्या करते हैं? उसकी संरचना करते हैं, उसकी व्यू रचना तैयार करते हैं, उसका मॉडल का निर्माण करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है? प्रतिमान कहलाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? प्रतिमान क्या चीज़ है, क्या होती है कि किसी चीज़ के ढांचे के रूप में, किसी चीज़ के आदर्श के रूप में, या किसी चीज़ के प्रतिबिंब के रूप में जब हम किसी चीज़ को प्रयुक्त करते हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? मॉडल कहलाएगी। तो शिक्षण प्रतिमान क्या चीज़ होगा? तो इसके बारे में बताइए। व्यू रचना अनुदेशन की व्यापक विधियाँ है। शिक्षण प्रतिमान के व्यू रचना अनुदेशन की व्यापक विधियां हैं। तो व्यू रचना अनुदेशन की व्यापक विधियां कैसे हैं? इसमें क्या बताया कि अनुदेशन की व्यापक विधियों के बारे में बताया जो शिक्षण अधिगम को सहज बनाने में मददगार सिद्ध होती है। सर्वप्रथम अनुदेशन का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं, शिक्षण विधि का चुनाव करते हैं। तो ये सब चीज़ों की जब हम तैयारी करते हैं तो वो प्रतिमान कहलाता है। तो प्रतिमान क्या होगी? किसी चीज़ की व्यू रचना कहलाती है। तो जॉयस एंड वेल ने इसके बारे में एक परिभाषा दी। उन्होंने क्या बताया कि अध्यापन मॉडल एक नमूना अथवा योजना है जिसे पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु अध्यापक सामग्री का चयन करने तथा अध्यापन क्रियाओं के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बताया? भी शिक्षण किसी कक्षा में पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे करता है? जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना पड़ता है कि आज हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, किस समय पढ़ाएंगे, उसकी सारणी का निर्धारण करते हैं, किस समय कौन पढ़ाएगा, क्या चीज़ सामग्री, उसके लिए हम अनुदेशन की सामग्री का कौन सा प्रयोग करेंगे, किस चीज़ को हम प्रयोग करते हैं। तो उसको सहायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री जिसे दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण प्रतिमान क्या होगी? किसी चीज़ की व्यू रचना, उसके बारे में निर्माण करना जो हमें किसी कार्य को करने में आसानी या हमारी जो मदद करे, तो वो शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। तो शिक्षण प्रतिमान का ये तो अर्थ हो गया। अब शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले जो वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो हमारी कौन सी थी? भी शिक्षण की लेवल, मतलब स्तर जो हमने बताए थे उनके, उसमें मैंने तीन बताए थे आपको। एक तो हमारा बताया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके जब मैंने आपको प्रतिमानों का वर्णन किया था तो उसमें संरचना में मैंने आपको चार चीज़ें बताई थी। चार चीज़ कौन सी थी? सबसे पहला आता है उसका लक्ष्य या उद्देश्य, उसके बाद उसकी आती है संरचना, नंबर 3 आती है सामाजिक प्रणाली और नंबर 4 आती है मूल्यांकन प्रणाली। तो सबसे पहले क्या हुआ है? उद्देश्य है।
फोकस। जब हम कोई भी चीज़ निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम एक उद्देश्य निर्धारित करके चलते हैं कि ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, इस चीज़ को हमें सिखाना है, तो ये चीज़ हमें सीखनी है। तो बिना उद्देश्य जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा दिशाहीन कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका उद्देश्य निर्धारित करके ही चलते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, उद्देश्य या फोकस। तो नंबर 2 हमारी थी संरचना। संरचना में क्या समझते हैं, संरचना से तात्पर्य है कि उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसका निर्माण करना कैसे करना है, किन प्रक्रियाओं से होकर हमें इन सब क्रियाओं को तैयार करना है, मतलब तैयारी की अवस्था इसको हम कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम इसमें तैयार करते हैं वही हम कक्षा इसमें पढ़ाते हैं। तो जो भी हमें अध्यापन कार्य करने के लिए, किसी चीज़ की क्रिया का निर्माण करने के लिए किन किन पदों का निर्माण करना पड़ता है, किन रचनाओं से हमें निकलना पड़ता है, उन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। नंबर 3 होती है हमारी सामाजिक प्रणाली। तो सामाजिक प्रणाली कैसे भी, तो जब हम अध्यापन का कार्य करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 चीज़ें प्रमुख होती हैं, एक तो अध्यापक और एक होता है हमारा विद्यार्थी। अध्यापक बच्चों को शिक्षण का कार्य करता है और विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करता है। तो जो भी प्रतिमान होता है, किसकी भूमिका किस प्रतिमान में अधिक होती है, जब उसका वर्णन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, सहायक प्रणाली। जो हमारे शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाए, एक दूसरे को मतलब सहयोग करे, कौन से अपनी भूमिका ज़्यादा निभा रहा है, किस व्यक्ति का इसमें ज़्यादा योगदान है, जब इन सब चीज़ों का हम पता लगाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, शिक्षण की सामाजिक प्रणाली कहलाएगी। तो सामाजिक प्रणाली के बाद में हमारा आता है नंबर 4, इसमें आता है मूल्यांकन प्रणाली। तो मूल्यांकन क्यों करते हैं हम, मूल्यांकन करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि जिन बच्चों को हमने जो पढ़ाया है उसमें कितना सीखा, हमारा जो कार्य है वो कहाँ तक सफल हुआ, इसके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो मूल्यांकन की अवस्था के अंतर्गत आता है। तो मूल्यांकन के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मूल्यांकन के लिए जो भी हमारे निर्धारित मापदंड होते हैं, जो हमारी व्यवहारिक परीक्षाएं होती हैं, तो ये सब उन चीज़ों का प्रयोग करके ही हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये क्या थे भी हमारे मूल्यांकन के, हमारे जो प्रशिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं, जिन चारों तत्वों मैंने आपको बताए हैं, जो हमारे जो शिक्षण के मॉडल हैं, जो आज हम आपको आगे बताएंगे, उन सारे मॉडलों में इन तत्वों, चारों तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था भी हमारा शिक्षण प्रतिमान का प्रमुख है, जो उसका परिचय था। तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे शिक्षण प्रतिमान है, आज मैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से थोड़ा बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे इसमें आता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कौन सा होगा, शिक्षण का प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान क्या कहलाता है, किसी चीज़ पर प्रत्यय जो होता है उस पे चीज़ पर मतलब क्या होता है, प्रत्यय को ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्यय का निर्माण करना, किसी चीज़ का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे सीख सकते हैं। तो प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो प्रत्यय उपलब्धि क्या होता है, जब हम प्रत्यय उपलब्धि बताते हैं तो विद्यार्थी वातावरण के विभिन्न पदार्थों में समानता है, उनसे संबंधित संबंध स्थापित करना सीखता है। तो हमारे जो वातावरण किन किन कौन कौन से विद्यमान तत्व हैं, उनमें क्या समानता है, उनमें क्या संबंध है, इन सब चीज़ों का संबंध स्थापित करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहलाता है। तो प्रत्यय उपलब्धि द्वारा हम तथ्यों का बोध कराया जाता है। तथ्यों का बोध के जो हमारे सामने फैक्ट होते हैं, उन सब चीज़ों का इसमें हम बोध कराते हैं। बोध के द्वारा ही विद्यार्थी में बहुत सामान्य बौद्धिक क्षमताओं का ही विकास होता है। जो हमारी सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है, उन सब चीज़ों का हमारा किस संबंध होता है, बोध के द्वारा ही होता है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तभी उसके बाद में हम सामान्य विकास सीख सकते हैं। तो प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान में प्रमुख चीज़ किस चीज़ को सिखाया जाता है, आगमन तर्क का विकास किया जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग का विकास किया जाता है, इसमें घटनाओं का सहज वर्णन किया जाता है, जो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है उनके बारे में अच्छी तरह से इसमें समझाया जाता है। तो ब्रुनर का प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं, इसमें हम बताते हैं। सबसे पहले क्या हमारा इसमें आता है, उद्देश्य। तो उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, मैंने क्या बताया था भी उद्देश्य इसमें क्या है हमारा, इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य आगमन तर्क का विकास करना। इसमें विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, जिसके दौरान विभिन्न घटनाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके बीच में जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो वो प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहलाता है। इसके बाद इसमें नंबर 2 चीज़ आती है हमारी, इसमें आती है नंबर 2 हमारी संरचना। तो संरचना में किन तत्वों को, संरचना क्या है, संरचना वो चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ निर्माण करते हैं तो उनमें किन किन प्रक्रियाओं से होकर हमें गुजरना पड़ता है, तो वो संरचना कहलाती है। तो संरचना के लिए इसमें हम 4 अवस्थाओं या 4 चरणों से गुजरा जाता है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें विद्यार्थी के सामने सूचना प्रदान की जाती है। सूचना किस में, उदाहरणों के द्वारा इसमें प्रत्ययों को हम उदाहरणों की सहायता से हम विद्यार्थी सामने को प्रत्यय उपलब्ध कराते हैं कि उनके बारे में समझाते हैं। दूसरे चरण में आता है उस तथ्य से संबंधित हम सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, उसका हम विश्लेषण करके अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। और तीसरी अवस्था में जो हमारे सामने आती है, विद्यार्थी सूचना का विश्लेषण करके हम उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो भी हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत किए, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, उन सब का हम क्या करते हैं, बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसके संपूर्ण रिपोर्ट उसमें हम लिखने का कार्य करते हैं। और चौथी चीज़ आती है जो असंगठित सूचना होती हैं, उन सबको एक साथ रचना करके प्रत्यय के निर्माण किया जाता है। सूचनाओं के आधार पर जो रिकॉर्ड तैयार की है, असंगठित सूचना है, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, एक विषय की रचना करेंगे, प्रत्यय की रचना करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना है। इसके बाद इसमें आता है भी हमारे नंबर 3 आती है सामाजिक प्रणाली। तो सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत मैंने क्या बताया है कि सामाजिक प्रणाली में हमने विद्यार्थी और अध्यापक की भूमिकाओं का वर्णन किया जाता है, भी किसका योगदान अधिक है, किसका कम है, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम विद्यार्थियों के सामने बहस करने के लिए एक समतल वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। सभी विद्यार्थियों को हम भाग करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। जो आवश्यक सूचना है वो विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें क्या काम करता है, जो अध्यापक होता है एक समय समय पर विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने का कार्य करता है, उसको दिशा निर्देश देता है, उसको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। सारी जो भूमिका था अध्यापक की, इसकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। और इसमें नंबर 4 हमारा आता है मूल्यांकन प्रणाली। तो मूल्यांकन प्रणाली क्या कहलाती है, फिर मूल्यांकन प्रणाली में हम देखते हैं कि हमने जो हमारा प्रत्यय निर्माण किया वो कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो भी विषय वस्तु उसको क्रम अनुसार निर्माण करते हैं और क्रम अनुसार उस प्रत्यय का निर्माण की रचना करते हैं, जिसमें नवीन प्रत्ययों का ज्ञान विद्यार्थियों से कराया जा सके। सभी जो चीज़ होती है उसको विद्यार्थी सामने क्रमानुसार प्रस्तुत करें, ठीक से प्रस्तुत करें, ताकि विद्यार्थी उन सब चीज़ों का ठीक से समझ सके। तो इसके लिए हम निबंधात्मक और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक हो इसमें जो हमारी लिखित परीक्षा होती है उसका प्रयोग ज़्यादा सफल माना गया है, क्योंकि इसमें प्रत्यय पर हम उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो लिखित परीक्षा होती है उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों का सही से इसमें मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था भी, प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। इसके बाद हमारा सेकंड जो हमारा जो प्रतिमान है वो है मास्टरी अधिगम प्रतिमान, मास्टरी लर्निंग मॉडल। तो इस प्रतिमान का विकास निर्माण किसने किया था, जॉन बी कैरोल और BS ब्लूम ने इस प्रतिमान का निर्माण किया था। तो उनका मानना था कि बालक सीखने की गति उसकी अभिरुचि पर निर्भर करती है। किसी बच्चे की अभिरुचि कितनी है, किसी विषय पर कितनी रुचि है, कितना ज्ञान रखता है, उसको सीखने की तत्परता कितनी है, तो वो बच्चे के सीखने के लिए बहुत ज़्यादा निर्माण करती है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस डालती है। तो इसमें हम जो भी विषय वस्तु होती है एक छोटी छोटी इकाइयों में, एक छोटे छोटे समूह में बांटकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक इकाई जो होती है उसके प्रत्येक इकाई का हम एक उद्देश्य निर्धारित कर बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। तो प्रत्येक इकाई का जब तक उसका निष्पादन स्तर निदानात्मक परीक्षण शामिल नहीं हो जाता, उसका निष्पादन स्तर प्राप्त नहीं हो जाता, उसका निदानात्मक मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक वो मास्टरी अर्जित नहीं कर सकता। तो इसमें बच्चा स्वयं अपनी गति के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार बच्चा सीखते हुए आगे बढ़ने का कार्य करता है। जब तक वो विषय पर मास्टरी अर्जित नहीं कर लेता, अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो दूसरे विषय पर आगे नहीं बढ़ता, जब तक उस विषय पर उसकी मास्टरी अर्जित नहीं हो जाती। तो मास्टरी लर्निंग किसमें, किसी विषय पर अपना अधिकार प्राप्त करना, स्वयं की गति के अनुसार सीखते हुए जब हम किसी विषय पर, जब किसी हम टॉपिक पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं तो मास्टरी लर्निंग अधिगम के अंतर्गत आता है। तो मास्टरी अधिगम लर्निंग के तत्व कौन कौन से, उनके बारे में हम बताते हैं। तो नंबर 1 हमारा आता है उद्देश्य। तो इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या बताया, मैंने आपको जैसे इसका अर्थ में बताया कि बच्चे अपनी स्वयं की गति, अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जब किसी विषय पर मास्टरी अधिगम प्राप्त करता है, ज्ञान मास्टरी अधिगम प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसका निष्पादन स्तर प्राप्त करता है, उसको संतोषजनक प्राप्त करने का जो कार्य करता है, तो वही मास्टरी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य माना गया। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसी विषय पर अपना निष्पादन स्तर प्राप्त करना, उस पर अपना एक अधिकार प्राप्त करना, मास्टरी लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य माना गया। तो इसके बाद नंबर 2 इसकी आती है संरचना।
तो संरचना के अंतर्गत इसमें 3 पदों का निर्माण किया जाता है। तो 3 पद कौन कौन से होते हैं? तो प्रथम पद के अंतर्गत इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सामान्य शिक्षण पद के विभिन्न जो कार्य होते हैं, सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम उसको विषय से संबंधित जो भी चीज़ हमारी होती है उससे अवगत कराने की कोशिश करते हैं। तो उसका अधिगम स्तर कितना है इसकी जांच करने की हम कोशिश करते हैं। उसका रचनात्मक मूल्यांकन कैसा है, वो विभिन्न प्रकार की रचना कैसे कर सकता है, कैसे विषय के बारे में सोच सकता है, इसके बारे में भी हम बच्चों के मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे पद में हम क्या करते हैं, विशिष्ट शिक्षण प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है, विशिष्ट शिक्षण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम बच्चों को उसके समूह में बांटते हैं, अलग अलग उसकी योग्यता के आधार पर उनको समूह का निर्माण किया जाता है। और जो भी हमारी सहायक सामग्री होती है, छोटी छोटी इकाई में सामने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनुदेशन भी हम छोटे छोटे समूह में बच्चों को प्रदान करते हैं। बच्चे अपने स्वयं की गति, अपने अधिगम के अनुसार उनको सीखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। और नंबर 3 के अंतर्गत आता है इसमें गहन शिक्षण होता है। तो इसके तीसरे पद में हम क्या करते हैं, बच्चों को गहन शिक्षण के लिए इसमें तैयार करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो साथियों के साथ वो शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें साथियों में शिक्षकों द्वारा मतलब उसके सहपाठी कौन हो गया, विद्यार्थी के सहपाठी और अध्यापकों के द्वारा जो उनको शिक्षण द्वारा प्रदान करने की इसमें कोशिश की जाती है। तो इसमें कौन सी विधि, कौन सी प्रविधि अच्छी होगी उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। किस विधि का चुनाव करें, किस विधि से हम बच्चों को अधिक सिखा सकते हैं, उसके बारे में भी इसमें निर्माण किया जाता है। और सहायक सामग्री कौन सी उपलब्ध कराएं, कौन सी चीज़ हमारे सीखने के लिए अधिक उपयोगी है, उसका भी वर्णन किया जाता है। और इसके बाद इसमें नंबर 3 हमारा आता है सामाजिक प्रणाली। तो सामाजिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रणाली मैंने बताया था कि इसमें अध्यापक और विद्यार्थी की जो भूमिका होती है उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। वो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान भी रखता है, उनके अधिगम गतियों का भी ध्यान रखता है, बच्चों के सामने से कोई विषय प्रस्तुत भी करता है, उनको स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उनकी पहल भी करता है। तो संपूर्ण जो दायित्व होता है वो अध्यापक द्वारा इसमें अच्छी तरह से निर्वाह करने की कोशिश में की जाती है। और लास्ट में इसमें नंबर 4 आता है हमारी सहायक प्रणाली। तो सहायक प्रणाली जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मूल्यांकन प्रणाली। तो इसमें हम क्या जांचने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने अपने विषय पर कितना अधिकार प्राप्त किया है, अपना निष्पादन का स्तर कितना प्राप्त किया, कितना उसने सीखा है। तो इसकी चीज़ के लिए हम इसमें बच्चे की जांच करते हैं। बच्चे की जांच के लिए हम निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चे ने अपनी कठिनाई का जो स्तर है उसका कितना निदान किया है, कितना उस विषय में बच्चा सीख पाया है। तो इस चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो निदानों परीक्षाओं का प्रयोग करके हम जो भी कठिनाई होती है, जो भी बच्चा सीखता है, उन सब को सीखते हुए उसको ज्ञात करते हैं कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है वो हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर लगभग 99% हर साल की कक्षाओं में मतलब एग्जाम परीक्षाओं में ये प्रयोग प्रश्न पूछा जाता है। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास सचमैन ने किया। इसको सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो सचमैन का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था कि बच्चों को हम कब सिखाएंगे, जब बच्चों में उसकी पूछताछ की योग्यता के माध्यम से हम बच्चों को इसमें सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के सामने कोई एक हम समस्या उत्पन्न करते हैं, उस समस्या को हल करने के लिए वो क्या करता है कि पूछताछ के माध्यम से वो सीखता हुआ आगे बढ़ता है। और पूछताछ किस प्रकार से करेगा? जो भी प्रश्न होते हैं विद्यार्थी बच्चे उसका आंसर हाँ या ना में देने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किस चीज़ का योग्यता करता है? पूछताछ की योग्यता का विकास करता है। पूछताछ की योग्यता के आधार पर हम क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर सीखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम जिन प्रश्नों का प्रयोग करेंगे वे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के प्रश्न होते हैं और उनके सभी के आंसर किसमें होते हैं, हाँ या और नहीं में उनके आंसर देने होते हैं। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के जो प्रमुख पद हैं उनका बता रहे हैं, इस बारे में हम बताते हैं। तो इसका नंबर 1 पद है सबसे पहले हमारा उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मैंने इसमें क्या होता है, बच्चों में पूछताछ की योग्यता का विकास करना।
तो पूछताछ की योग्यता का विकास करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चों के सामने एक तार्किक समस्या प्रस्तुत करते हैं, जिसके हम तार्किक ढंग से उसको हल कर सकें, उसको ठीक प्रकार से हम हल कर सकें, उसकी समस्या के हर पहलू का हम अध्ययन कर सकें। इस चीज़ को इसमें ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न करेंगे और उस समस्या का ठीक प्रकार से अध्ययन करता हुआ बच्चा उस समस्या के पूछताछ की योग्यता का विकास करता है। तो पूछताछ के प्रमुख उद्देश्य क्या है, बच्चों में पूछताछ की योग्यता का विकास करना। इसके बाद नंबर 2 इसकी आती है संरचना। तो संरचना के लिए इसमें 5 पदों का निर्माण किया गया है। तो 5 अवस्थाएं इसके अंतर्गत होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था आती है विद्यार्थियों के सामने जटिल समस्या का सामना करना, जैसा हम कह सकते हैं विद्यार्थी के सामने समस्या को उत्पन्न करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले विद्यार्थी के सामने एक समस्या उत्पन्न की जाती है। तो बच्चा उन समस्या के हर पहलू का ठीक प्रकार से अध्ययन करता है और प्रत्येक अवस्था का उसका ठीक प्रकार से, प्रत्येक पद का ठीक प्रकार से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको ठीक प्रकार से सीखता है, प्रत्येक समस्या को देखता है, समस्या को देखने के बाद उसकी हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। तो परिकल्पनाओं के आधार पर फिर क्या करता है विद्यार्थी, उसको सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो नंबर 2 इसमें आता है पुष्टिकरण के लिए आंकड़े इकट्ठे करना है, मतलब डाटा कलेक्शन। तो दूसरा हमारा प्रमुख आता है कि जो समस्या होती है तो उस समस्या के हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो आंकड़े के लिए हम कोई क्वेश्चनियर का निर्माण कर सकते हैं, कोई प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर सकते हैं और उन सभी प्रश्नों का आंसर हमें किस चीज़ में देना होता है, हाँ या और नहीं में उन सबका आंसर देना होता है। अगर हाँ और नहीं में आंसर आगे देते हो हम उस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो नंबर 3 आता है इसमें सूचनाओं का संगठन करना। सूचनाओं का संगठन के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे सामने प्रश्न थे, जो चीज़ हमारे हाइपोथेसिस थी, उनके द्वारा हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए, तो आंकड़ों का इकट्ठा करने के बाद उनको एक साथ संगठित किया जाता है। संगठित क्यों किया जाता है कि सब बिना जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं वे अव्यवस्थित होते हैं। वो मतलब क्या कि किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालने के योग्य नहीं होते। तो उसको निष्कर्ष निकालने के योग्य बनाने के लिए उन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उसको इस फोरम में तैयार किया जाता है कि ताकि हम प्रत्येक प्रश्न का आसानी से हल कर सकें, उस पर प्रत्येक समस्या को ठीक प्रकार से हम बच्चों को समझा सकें। उसके बाद आता है भी सूचनाओं के संगठन के बाद में आता है सूचनाओं का विश्लेषण करना या निष्कर्ष निकालना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रश्नों को जो भी हमारे आंकड़े थे उनको संगठित करने के बाद में जो हमारी हाइपोथेसिस होती हैं, जो स्टैटिक्स टेक्निक का जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन स्टैटिक्स टेक्निक का प्रयोग करके हम उनको रिजल्ट निकालने की तैयारी करते हैं, रिजल्ट निकालने का कार्य करते हैं। और रिजल्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे हाइपोथेसिस उनका रिजल्ट निकालते हैं। तो उसके बाद